दरवाजा खोलिए, जल्दी खोलिए। अंदर से सास और बहू ने दरवाजा खोला। अरे वाह, मेरी 36 की 36 बहुएं आ गईं। तुम सबका स्वागत है। सासू माँ, आपका तो एक ही बेटा है जिसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है। इतनी सारी लड़कियों को आप बहू क्यों कह रही हैं? इन सब की शादी मैं अपने बेटे यानी तेरे पति के साथ कराऊंगी, तब जाकर मेरा 36 गुणों वाली बहू का सपना पूरा हो पाएगा। उसके इतना बोलते ही बहू काया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। लेकिन इतनी सारी लड़कियों से आखिर राधिका की सास अपने बेटे की शादी फिर से क्यों करवाना चाहती थी, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। आदित्य की माँ ने एक पंडित को बुलाया। क्यों रे पंडित, इतने बड़े पंडित होकर मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? मुझे तो लगता ही नहीं कि आप पंडित हो। आप एक नंबर के घोंचू हो, घोंचू। देखिए, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। मैं आप दोनों को लेने आया हूँ। मैंने एक रिश्ता देखा है जिसकी बेटी बहुत अच्छी है। मुझे पक्का यकीन है कि उसके 36 गुण होंगे ही होंगे। पंडित जी आदित्य और उसकी माँ को लेकर लड़की वाले के घर पहुँच गए। बेटा, अब जल्दी से बता दो तुम्हारे अंदर कौन कौन से गुण हैं। होने वाली समधन जी, हमारी बिटिया जैसी बिटिया आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारी बेटी स्वादिष्ट खाना बना लेती है, दिखने में खूबसूरत है, सुबह जल्दी उठ जाती है, सुबह उठकर पूजा भी करती है, अपने पति का ख्याल रखेगी, सबकी खूब इज्जत करती है। पहली ऐसी बहू होगी जो अपनी सास की माँ से भी ज्यादा इज्जत करेगी। पढ़ी लिखी भी है, नौकरी भी कर सकती है अगर आप लोग चाहोगे तो। बस। अरे बहन जी, आप बस कह रही हैं? इससे अच्छी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। मुझे 36 गुणों वाली बहू चाहिए। चलो बेटा, हमें इस घर में शादी नहीं करनी। लड़की वाले उसे रोकते रहे लेकिन वो नहीं रुकी। इस तरह 36 गुणों वाली बहू का सपना उसका पूरा नहीं हो रहा था। आदित्य भी इस बात से परेशान था। एक रात आदित्य ने अपनी माँ को अकेले में रोते हुए देखा। हे भगवान, क्या मेरे बेटे को 36 गुणों वाली बहू कभी नहीं मिल पाएगी? अपनी माँ को रोते हुए देखकर आदित्य अगले ही दिन पंडित जी से कहीं बाहर अकेले में मिला। पंडित जी, आज मैंने पहली बार अपनी माँ को रोते हुए देखा है। 1 हफ्ते के अंदर 36 गुणों वाली लड़की ढूंढकर अगर आप नहीं लाए तो मैं पूरे गांव में ऐलान कर दूंगा कि आप पंडित हो ही नहीं, आप सिर्फ पाखंडी हो। फिर ना ही कोई आपसे हवन करवाएगा, ना ही अपने बच्चों की शादी करवाएगा। आपकी कमाई बंद हो जाएगी। ऐसा मत करना, मैं 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे लिए 36 गुणों वाली बीबी ढूंढ कर लाता हूँ। कुछ ही दिनों बाद पंडित जी एक लड़की की तस्वीर लेकर आदित्य के घर आए। बहन जी, ये रही लड़की की तस्वीर। मैं अपने पिताजी की कसम खाकर बोलता हूँ, इसके अंदर 36 के 36 गुण हैं। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आपसे बिना मिले ही रिश्ता तय कर आया हूँ मैं। पंडित जी, आप अपने पिताजी की झूठी कसम नहीं खा सकते। आपने हाँ कर ही दी है तो ठीक है, जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। तो इस तरह इस बार बिना लड़की से मिले ही आदित्य की शादी काया के साथ हो गई। सुहाग रात की अगली सुबह काया 4 बजे ही उठ गई। फिर बहुत जोर जोर से म्यूजिक बजाकर एक्सरसाइज करने लगी, जिससे उसकी सास की नींद खुल गई। अरे बहू, आधी रात को तू ये क्या कर रही है? पूरा गांव डिस्टर्ब हो रहा है। सासू माँ, मेरे अंदर 36 गुण है और सभी के सभी गुण मैं फॉलो करती हूँ। ये मेरा पहला गुण है, सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना। बताइए इसमें क्या गलत है? गलत तो नहीं है, लेकिन इतना तेज म्यूजिक बजाने की क्या जरूरत है? अम्मा, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम नहीं समझोगी। चुपचाप कान में रुई डालकर सो जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि इसके बाद मुझे 6 बजे से पहले आप सबके लिए चाय नाश्ता बनाना है। ये सुनकर सास को थोड़ा ठीक लगा, इसलिए वो अपने कमरे में कानों में रुई डालकर सो गई। 6 से पहले ही काया ने चाय नाश्ता बनाया और सबको उठा भी दिया। सभी नाश्ता करने लगे। देखा आदित्य, मैंने कहा था ना 36 गुणों वाली आएगी तो इस घर का माहौल ही बदल जाएगा। इतनी जल्दी कभी हम लोगों ने नाश्ता किया है? तू तो 10 बजे तक सोता रहता था। खैर, चाय नाश्ता करने के बाद आदित्य अपने काम पर चला गया। इधर उसकी सास घर में टीवी देखने लगी। तभी गुस्से में काया ने टीवी उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे टीवी चकनाचूर हो गई। ये क्या बदतमीजी है बहू? दोबारा अगर आपने मुझे बदतमीज बोला तो आपके मुंह में जितने दांत बचे हैं ना, वो भी तोड़ डालूंगी। मुझे टीवी देखना और टीवी देखने वालों से सख्त नफरत है। टीवी में जैसे प्रोग्राम देखोगी दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। ये मेरा दूसरा गुण है। ये सुनकर भी उसकी सास को थोड़ा ठीक लगा। बहू, बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन इस उम्र में मैं क्या करूंगी अकेले? जो इस उम्र में किया जाता है वो कीजिए। 4 धाम की यात्रा पर निकल जाइए। आपने मेरा 10 मिनट बर्बाद कर दिया, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। इतना कहकर काया अपने कमरे में चली गई। रात में उसने खाना बनाया। अपने पति को तो खाना परोस दिया, लेकिन अपनी सास को नहीं परोसा। काया, तुमने माँ को खाना नहीं दिया? सासू माँ को अब 1 हफ्ते तक खाना नहीं मिलेगा।
आपको मेरे 36 गुणों के बारे में तो पता ही होगा। मुझे टीवी देखने वालों से सख्त नफरत है। इसके बावजूद उन्होंने टीवी देखी है, उसकी सजा है। ये सुनकर आदित्य को गुस्सा आ गया। काया, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उन्होंने टीवी ही तो देखी थी। कौन सा तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया था? माँ, तुम खाना खाओ चुपचाप। आपने मेरे गुणों का असम्मान किया है, उनकी बेइज्जती की है, इसीलिए अब आप भी 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाएंगे। अगर 1 हफ्ते तक माँ खाना नहीं खाएंगी तो मैं वैसे भी खाने वाला नहीं था। मैं जा रहा हूँ छत पर सोने, तुम अकेले कमरे में सो। रात में पति को खुश करना, उनसे मीठी मीठी प्यार भरी बातें करना, ये भी मेरे 36 गुणों में से एक गुण है। इसमें अगर आपने दखलंदाजी की तो बहुत बुरा हो जाएगा। पूरे गांव में मैं तमाशा खड़ा कर दूंगी और आपको तलाक दे दूंगी। ये सुनकर आदित्य और उसकी माँ को बहुत बड़ा झटका लगा। अब आदित्य अपनी पत्नी के साथ चुपचाप जाकर सो गया। अगले दिन भी उसने सास और पति को खाना नहीं दिया। ऐसे 4-5 दिन बीत गए। एक दिन सास अचानक बहुत बीमार पड़ गई। आदित्य काम पर गया था, इसीलिए काया ने गाड़ी स्टार्ट की और अस्पताल ले गई। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी सासू माँ को 4 दिनों से खाना नहीं दिया है, शायद इसी वजह से बीमार है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इस उम्र में खाना नहीं खाएंगी तो कैसे जी पाएंगी? उसके बाद दवा लेकर काया अपनी सास के साथ वापस घर आ गई। बहू, मैं तुझे समझ क्यों नहीं पा रही हूँ? तूने डॉक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता दिया कि तूने मुझे खाना नहीं दिया। सासू माँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती और अपने परिवार का पूरा ख्याल भी रखती हूँ। ये मेरे 36 गुणों में से 2 गुण थे। आपको मैं फल खिलाऊंगी, जूस पिलाऊंगी, पर खाना तो 1 हफ्ते बाद ही दूंगी, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनती। ये भी मेरा एक गुण है। धीरे धीरे उसकी सास और आदित्य मानसिक रूप से बुरी तरह बीमार हो गए। फिर एक दिन उसकी सास ने काया से कहा, बहू, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, क्या मैं थोड़ा गार्डन तक जा सकती हूँ? ये आप क्या कह रही हैं सासू माँ? आप मेरी सासू माँ हैं और मुझसे बड़ी हैं। आपको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी मेरे 36 गुणों में से एक गुण है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जाइए, आराम से घूम फिर लीजिए। उसकी सास घूमने के लिए बाहर गार्डन में तो चली गई, लेकिन ये बहू मुझे समझ में नहीं आती। एक पल में लगता है कि वो बहुत बुरी है, दूसरे पल में लगता है कि बहुत अच्छी है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ भी तो अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा करती हूँ, घर जाकर आराम करती हूँ। काया की सास अपने घर के पास आ गई। तभी उसने खिड़की से देखा कि काया से मिलने उसकी कोई सहेली आई है, और वो सहेली कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे आदित्य शादी के लिए देखने गया था। यार, मुझे लगता है बहुत हो गया। इतना ज्यादा किसी को परेशान मत करो, मेरा बदला पूरा हो गया। अरे, अभी तो सिर्फ 12 गुण ही दिखाए मैंने अपनी सास को, अभी तो पूरे 36 के 36 गुण दिखाने। अच्छा, तो इसका मतलब बहू मेरे साथ खेल खेल रही थी। अब मैं दिखाती हूँ कि असली खेल होता क्या है। काया की सास फिर से गार्डन में जाकर बैठ गई, और जब उसकी सहेली वहां से चली गई तब रात को वो वापस आई। रात में जैसे ही आदित्य आया, वैसे ही काया की सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पंडित जी का तो मैं टकला फोड़ दूंगी। मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरा सपना था अपने बेटे की शादी 36 गुणों वाली लड़की से करूंगी, पर हो गई 36 अवगुणों वाली। मैंने सैकड़ों लड़कियां आदित्य के लिए देख डाली, जिससे मुझे समझ आया कि दुनिया में कोई एक लड़की ऐसी नहीं है जिसमें 36 गुण हो। माँ, जब आपको पता चल ही गया है कि 36 गुणों वाली लड़की नहीं मिलेगी, तो इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अगली सुबह जल्दी उठकर काया की सास बाहर निकल गई और अपनी बचपन की सहेलियों से जाकर मिली। उन्हें उसने पूरी कहानी सुनाई। तू चिंता मत कर, थोड़ी देर में 36 लड़कियां तेरे घर पहुंच जाएंगी। कुछ ही देर बाद उसकी सहेलियों ने 36 लड़कियों को आदित्य के घर भेज दिया और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। काया बेहोश होकर पड़ी थी। तभी आदित्य भी वहां पर गया। उसने काया के चेहरे पर पानी डाला, जिससे उसे होश आया। माँ, काया को अचानक क्या हो गया था और इतनी सारी लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, ये सब तेरी बीवियां हैं। कल मैंने कहा था ना कि दुनिया में कोई एक ऐसी लड़की नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो, लेकिन 36 लड़कियों को मिलाकर तो 36 गुण हो सकते हैं ना। हर लड़की के अंदर एक अच्छा गुण तो होगा ही, इसलिए मैंने 36 लड़कियों को ही बुला लिया। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, अपने सारे गुण बदल दूंगी। लड़कियों, मेरा काम हो गया, अब तुम सब जाओ। ओके, बाय आंटी, बाय भाभी। लड़कियां वहां से चली गई। इधर काया और आदित्य हैरान थे। हैरान होने की जरूरत नहीं है, कल मैंने तेरी और तेरी उस सहेली की बातें सुन ली थी। वैसे अब मुझे भी एहसास हो गया है कि मेरा सपना पागलपन था। अपनी सहेली को कल बुला लेना, उससे माफी मांग लूंगी। बहू, मैं तेरा एक भी गुण नहीं झेल सकती। अब मुझे 0 गुणों वाली बहू चाहिए। मुबारक हो, बेटा हुआ है। मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया। माँ, आप दादी बन गई।
मैं दादी बन गई। मैं दादी बन गई। लेकिन मरा हुआ। डॉक्टर के इतना बोलते ही नीरज और उसकी माँ ने अचानक नाचना बंद कर दिया। क्या मैं नेहा से मिल सकता हूँ डॉक्टर? माफ कीजिए, हम उसे भी नहीं बचा पाए। माँ और बेटे दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि आपकी बहू बहुत पतली है, उसे कुछ खिलाइए पिलाइए, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। नीरज ने जैसे ही अपनी पत्नी की चिता पर आग लगाई, वैसे ही नेहा की नींद खुल गई और वो चीखते हुए अपने बेड पर बैठ गई। नहीं, मैं मर नहीं सकती, मेरा बेटा भी नहीं मर सकता। इतने में वहां पर नेहा की माँ घबराते हुए आ गई। अरे नेहा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ, मेरा बच्चा पेट में ही मर गया, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। तुझे बड़ी जल्दी है शादी करने की, अभी तेरी शादी हुई नहीं और बच्चे के सपने पहले ही देखने लगी। अरे हाँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं फालतू में ही परेशान हो रही थी। चल जल्दी से उठ जा और कुछ खा पी ले। तू कुछ खाती पीती नहीं है, इसी वजह से इतनी पतली हो गई है। इतनी पतली लड़की से भला कौन शादी करेगा? माँ, इतनी पतली लड़कियों से शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है। आजकल 0 साइज का जमाना है, आप नहीं समझोगे। समझने समझाने की बात नहीं है नेहा, मैं तुझसे शादी वाली बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज शाम को तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नेहा बहुत ज्यादा दुबली पतली लड़की थी। उसे 0 साइज फिगर बहुत पसंद था, लेकिन ना ही वो कसरत करना चाहती थी और ना ही स्विमिंग करना चाहती थी। वो बस खाने के नाम पर जरा सा खाना खाती थी जिससे वो हमेशा पतली रह सके। अरे नेहा की माँ, मेरी पंडित जी से बात हुई है, वो बस थोड़ी ही देर में लड़के वालों के साथ आते ही होंगे। नेहा से बोल देना कपड़े थोड़ा ज्यादा पहन ले, जिससे वो थोड़ी मोटी लगे। इतनी देर में वहां पर खुद नेहा आ गई। पापा, वो लोग लड़की देखने आ रहे हैं, ना कि कोई भैंस खरीदने। खैर, थोड़ी देर बाद पंडित जी लड़के वालों के साथ वहां पर आ गए। लड़के का नाम नीरज था और वो किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। आपकी बेटी तो बहुत दुबली पतली है, कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो आप लोग? बहन जी, आजकल की लड़कियों को तो आप जानती ही हो, लड़कियां जिम जा जाकर खुद को पतला बनाने की कोशिश करती रहती हैं। वहीं हमारी बेटी को जिम जाने में आलस लगता है, इसीलिए वो खाना ही बहुत कम खाती है जिससे वो पतली रह सके। अरे लेकिन इतना ज्यादा पतला होना भी ठीक नहीं है, इसका वजन ज्यादा से ज्यादा 30 किलो होगा। खैर, मुझे क्या, बेटे को पसंद आ जानी चाहिए और क्या। भला मैं कौन होता हूँ किसी लड़की को पसंद करने वाला? किसी भी लड़की को नापसंद कर देना उसकी इंसल्ट करना होता है, और मैं किसी भी स्त्री की इंसल्ट नहीं कर सकता माँ। नीरज की इस बात ने नेहा का दिल जीत लिया। दोनों को ही एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। शादी वाले दिन जब नेहा और नीरज के साथ फेरे हो रहे थे, तब अचानक बहुत तेज हवा चली, जिससे नेहा उड़कर कहीं दूर जाकर गिरी। सभी बाराती हैरान हो गए। अरे क्या करती हो नेहा, अपने साथ साथ मुझे भी उड़ा लिया यहाँ। अब जल्दी चलो, सब लोग हम पर हंस रहे हैं। नीरज नेहा को गोद में उठाकर मंडप के पास ले आया। खैर, शादी खत्म हुई और नेहा अपने ससुराल आ गई। नीरज, मुझे कहीं घुमाने ले चलो ना। अरे क्यों नहीं नेहा, चलो। अरे कहीं दूर नहीं जाना है, बस यहीं आसपास घूमेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। नीरज ने नेहा को पीछे अपनी बाइक पर बिठाया, लेकिन जैसे ही बाइक थोड़ी आगे बढ़ी, वैसे ही नेहा हवा में उड़कर नीचे गिर गई। मुझे लगता है तुम्हारा वजन बिल्कुल ही नहीं है, तुम रुई के बराबर हल्की हो। तभी नीरज को एक रास्ता समझ में आया। उसने नेहा का दुपट्टा लिया, उस दुपट्टे से नीरज ने खुद को नेहा से बांध लिया। बाकी लोग देखकर हंस रहे थे, लेकिन नीरज बिना किसी के डर के दिन भर नेहा को इधर उधर घुमाता रहा। शाम को वो लोग अपने घर वापस आ गए। नीरज ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ, नेहा का वजन बहुत कम है, जरा सी हवा तेज होती है उतने में ही उड़ जाती है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं डॉक्टर से सलाह लेता हूँ। माँ बेटे की ये बातें नेहा ने चुपके से सुन ली। अच्छा, तो ये माँ बेटे मिलकर मेरा वजन बढ़ाना चाहते हैं। अगले दिन नीरज डॉक्टर से मिला। नीरज ने सारी बात डॉक्टर को बताई। देखिए मिस्टर नीरज, अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत कमजोर है। पतली होने में और कमजोर होने में फर्क होता है। आने वाले बच्चे के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके खाने पीने पर ध्यान दो। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताया था ना, वो हम में से किसी का भी कहना नहीं मानती। हम उसे जबरदस्ती कुछ नहीं खिला सकते। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ गोलियां देता हूँ। ये गोलियां चुपके से दूध में डालकर अपनी पत्नी को पिला देना, जिससे उसकी भूख बढ़ जाएगी और वो खाना खाने पर मजबूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नीरज ने डॉक्टर साहब को फीस दी और वहां से चला गया। शाम को जब वो काम पर से वापस लौटा, तब उसने अपनी माँ को वो दवाई दे दी। माँ, इस दवाई को चुपके से दूध में डालकर नेहा को पिला देना,
जिससे उसकी भूख बढ़ जाएगी, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उसे पता ना चले, वरना वो ये दवाई नहीं खाएगी। अगले दिन सुबह जब नीरज काम पर चला गया, तब नेहा की सास उसके पास दूध का गिलास लेकर आई। बहू, ये ले दूध पी ले, इससे तेरी त्वचा में निखार आएगा। क्या बात है सासू माँ, मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि एक सास अपनी बहू के लिए इतने प्यार से दूध लेकर आई है। मैं पुराने जमाने की सास नहीं हूँ बेटा। ठीक है सासू माँ, ये दूध यहीं रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। उसकी सास दूध का गिलास रखकर वहां से चली गई। जरूर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। नेहा ने वो दूध खिड़की के बाहर किसी बिल्ली को पिला दिया। अब हर रोज उसकी सासू माँ सुबह सुबह उसके लिए दूध लेकर आती, लेकिन नेहा वो दूध कुत्ते या बिल्ली को पिला देती थी। ऐसा करते करते लगभग 6 महीने बीत गए, लेकिन उसकी सेहत पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। माँ, 6 महीने बीत गए, लेकिन नेहा की सेहत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा बेटा। नीरज ने उसी वक्त डॉक्टर को फोन करके सारी बात बताई। मिस्टर नीरज, मेरी दवाई में कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी दूध पीती ही नहीं होगी। आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। खैर, उसके बाद नीरज ने अपने हाथों से उसे जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने दूध नहीं पिया। तब उसे समझ आ गया कि पिछले 6 महीने से नेहा दूध पी ही नहीं रही थी, बल्कि दूध कहीं न कहीं फेंक देती होगी। एक रोज जब नीरज उसके लिए कुछ फल लेकर आया, तब नेहा जैसे ही फल खाने जा रही थी, वैसे ही उसका जी मिचलाने लगा और वो बाथरूम की तरफ भाग गई। ये पक्का फिर से कोई नाटक कर रही है। नेहा, मेरी बात सुनो। नीरज भागता भागता नेहा के पीछे बाथरूम तक चला गया तो उसने देखा कि नेहा उल्टियां कर रही थी। उसे उल्टियां करता देख नीरज ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया। तुम्हारी पत्नी कोई नाटक नहीं कर रही है मिस्टर नीरज, तुम बाप बनने वाले हो। ये सुनकर नीरज बहुत खुश हुआ। नेहा की सास भी बहुत खुश हुई। घर में जश्न का माहौल था। नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत जल्द माँ बनने वाली हो और मैं बाप। खैर, 9 महीने बीत गए और उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। मिस्टर नीरज, मैंने आपको कई बार कहा है कि अपनी बीवी का खाने पीने का ध्यान रखो। आपकी पत्नी बहुत कमजोर है। हो सकता है इस डिलीवरी के दौरान बच्चे या माँ में से किसी एक की जान भी चली जाए। हो सकता है कि माँ और बच्चे दोनों को हम ना बचा सके। प्लीज डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरी पत्नी को एक बार बचा लीजिए। उन लोगों की ये सब बातें नेहा ने सुन ली। अब वो अंदर ही अंदर पछताने लगी। ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा शादी से पहले मैंने सपने में देखा था। कहीं आज मैं और मेरा बेटा एक साथ इस दुनिया से विदा तो नहीं हो जाएंगे। इसमें मेरी गलती है। मुझे खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए था। मेरी एक गलती की वजह से मेरा आने वाला बेटा भी इस दुनिया से चला जाएगा। खैर, डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने बाहर जाकर उनके माँ बाप को बधाई दी। हमने बड़ी मुश्किल से माँ और बेटे दोनों को बचा लिया है। मुबारक हो, आप बाप बन चुके हो। लेकिन कुछ दिन बेटे को वेंटिलेटर पर रखना होगा। आगे से अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, वरना बच्चा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह उस दिन के बाद नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खाने पीने का पूरा ध्यान देने लगी। अब उनका पूरा परिवार अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगा।